चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। वो हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा था डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, और टाइप ऑफ जो है प्लास्टिक, इलास्टिक और इलास्टिसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था स्ट्रेस क्या होता है, टाइप ऑफ द स्ट्रेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, उसके नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूट्यूब पे, सर्च करिए पवन सर साइंस 066 स्ट्रेस क्लास 11th बाय पवन सर साइंस 066। तो आप वहां से मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। और जब आप वो वीडियो देखेंगे तभी जो है ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो एक बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है, सलाह है तो कि आप एक बार जाइए उस वीडियो को एक बार देखिए, तभी जो है इस वीडियो को, और जो लोग वीडियो को देख चुके हैं उनका स्वागत है, आइए देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। याद होगा, अगर जो मेरा पिछले वीडियो आप देखे होंगे मेरा, तो आपको याद होगा कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स, किसी वायर हो के पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या होता है कि बॉडी के शेप और साइज में चेंजिंग कर देना। तो यदि किसी बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है कि बॉडी के लेंथ में, इन चूँकि वायर है तो इसके शेप और साइज में चेंज कर देगा, तो इसके साइज में बदल देगा। सपोज कर लेते हैं कि इसका साइज अगर L के बराबर हो और हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, यहाँ पर जो है कोई लोड लटका दिया, तो अब इस वायर का जो लेंथ होगा अब ये ना होकर उसके लेंथ में कुछ क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट कर देगा ये बॉडी। ठीक, यानी मान लेते हैं कि पहले ये इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, यानी डेल्टा L का इसमें इंक्रीजमेंट हो गया। तो जो स्ट्रेन होता है हमारा, वो दो चीज़ का रेशियो होता है। किसका कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, जैसे वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब लोड लटका रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो और उसके लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू हम लिख सकते हैं चेंज इन एनी डायमेंशन। चूंकि यहाँ वायर है तो डायमेंशन की बात कर सकते हैं, चेंज लेंथ में भी हो सकता है, ब्रेथ में भी हो सकता है, हाइट में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ जब फार्मूला लिखेंगे स्ट्रेन का तो लिखेंगे चेंज इन एनी डायमेंशन, कि ओरिजिनल चेंज इन एनी डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। किसी डायमेंशन में जो चेंजिंग होगा तो हम लिख सकते हैं चेंज इन एनी डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला किसका, स्ट्रेन का। भाई अब डायमेंशन का मतलब अगर लेंथ में होगा तो लेंथ लिख देंगे, वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम। उसी के आधार पर, लेंथ के आधार पर भी स्ट्रेस को हम कई भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक ना। या अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो उसमें देखेंगे, ठीक ना। ये स्ट्रेन होता है और इसके आधार पर स्ट्रेन को कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टाइप ऑफ द स्ट्रेन की बात हम करते हैं, स्ट्रेन नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है वायर का, कि इसका ओरिजिनल लेंथ वायर का और उसके वायर के लेंथ में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसके लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, उन दोनों का हम रेशियो निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कह सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब क्या, लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, डेल्टा L। पहले L था, लोड लटकाया, बढ़ के डेल्टा L हो गया, तो लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, डेल्टा L का, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमारा आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वही होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम। सपोज दैट कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके वॉल्यूम में डेल्टा V का चेंज हो रहा हो और उसका ओरिजिनल पहले से जो उसका वॉल्यूम है V हो, तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V बाई में V। कोई ऐसा फुटबॉल हो, मैंने उस पर स्ट्रेस लगाया, उसका साइज पहले से बढ़कर, V से बढ़कर, जैसे मान लीजिए कि पहले उसका वॉल्यूम 10 हो और मैंने फोर्स उस पर स्ट्रेस लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, 10 से बढ़ के 15 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, पहले तो 10 था ही, चेंज कितना हुआ 5।
तो 5/10 कर देंगे। जो चेंज हुआ है वो, और जो पहले था वो, तो पहले उसका वॉल्यूम जो है हम सपोज कर लेंगे वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा भी, और ओरिजिनल उसका भी था, इसलिए दोनों का रेशियो लगा दिए, तो उसको हम एक नए जो है टर्म से बोल देते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, आगे आता है हमारा शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है? शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा यहाँ बनाने की कोशिश करें, एक छोटा सा सपोज क्यूब हो और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक। फोर्स लगाएंगे तो इसके फोर्स लगाते हैं, इस पर क्यूब है, ठीक। और हम सपोज दैट इस पर फोर्स लगाए, इस तरह का है कि इसका लोअर फेस फिक्स हो और अपर फेस पर हम फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो अपर वाला फोर्स थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, कुछ इस तरह का फील कर सकते हैं, कुछ इस तरह का फिगर आपका बनेगा। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का फिगर ये बनेगा, कुछ इस तरह का कुछ, यानी ये वाला फेस जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन लोअर फेस आपका वही रहेगा, क्योंकि लोअर फेस मैंने इसका फिक्स कर दिया है। लोअर फेस मेरा फिक्स है, अपर वाला फेस डिस्प्लेस, जैसे ये है, मान लीजिए मैंने इसके इस वाले फेस को हम क्या करें, फिक्स कर दें, और ऊपर वाले फेस को फोर्स लगाएं, थोड़ा का झुक जाएगा। ये वाला तो फिक्स ही रहेगा, ये वाला नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा डिस्प्लेस होगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला पैरेलल फेस है और ये वाला फेस, पैरेलल फेस में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे ये दो पैरेलल फेस है, मैंने फोर्स लगा, ऊपर वाला डिस्प्लेस हो गया कि नीचे वाला वहीं का वहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है, पैरेलल है ना भाई, पैरेलल होगा तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस उतना ही होगा। यहाँ पर था तो भी मान लीजिए इसके बीच अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो डिस्प्लेस होगा, तो भी इसके बीच ये वाला नहीं ना ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कैसे जाकर थोड़ा झुक जा रहा है, तो हम कहेंगे कि जो इसके बीच का डिस्टेंस से कम हो गया है, या ऐसे थोड़ा ऊपर हो गया तो बोलेंगे कि बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ था थोड़ा आगे बढ़ गया। जैसे सपोज दैट कि ये वायर है, ये दोनों वायर पैरेलल है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर का है, और इस वायर को अब यहाँ ना लाकर इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर दें हम ऐसे, तो भी इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 ही होगा, क्योंकि पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है, पैरेलली इसको मूव करा है। इसलिए लोअर वाला बेस जो है फिक्स है, ऊपर से फोर्स टेंजेंशियल फोर्स लगाया जा रहा है, तो टेंजेंशियल में स्ट्रेस बोलते हैं इसको। टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो ऊपर वाला फेस जो है थोड़ा डिस्प्लेस कर जाएगा, और नीचे वाला मेरा उसी तरह रहेगा। तो जो शेयर स्ट्रेन है हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। ये दोनों प्लेट जो पैरेलल जो प्लेन है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही होगा, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 ही होगा, और इसको पैरेलल हम यहाँ पर भी कर दें, यहाँ से हटाकर, तो भी डिस्टेंस क्या होगा इसके बीच डिस्टेंस 5 ही होगा। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये जो पैरेलल प्लेट में पहले यहाँ था डिस्प्लेस होकर यहाँ चला गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उतना नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करना है। ये तो मैं आपको फिल करने के लिए बता रहा हूँ, हल्का सा डिस्प्लेस करना है। तो रिलेटिव कर सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख सकते हैं हम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। वो अभी डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये मेरा होता है शेयर स्ट्रेन, ठीक। ये क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट। तो इरेज करें इसे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कुछ नहीं है, आप जानते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ लिमिट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक, किसी ऑब्जेक्ट पर इलास्टिक लिमिट की अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक लिमिट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में चेंजिंग कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर ही है, मैंने वायर स्प्रिंग ले लिया और स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा,
थोड़ा और फोर्स लगाया तो और लेंथ बढ़ेगा, थोड़ा और फोर्स लगाएं तो और लेंथ बढ़ेगा, थोड़ा और फोर्स लगाएंगे तो और लेंथ बढ़ेगा। इस तरह करते करते अगर हम लोड उस पर बढ़ाते जाएं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहे उतना इंक्रीज करता जाएंगे, उसका कुछ लिमिट होता है कि अगर जिस लिमिट तक, जहाँ तक उसकी इलास्टिक बिहेवियर रहे, जैसे मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, इंक्रीज किया, रिमूव किया, फिर ओरिजिनल शेप में आ गया। फिर मैंने लोड थोड़ा पहले से और ज़्यादा लगाया, थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज किया, लोड को रिमूव कराया, ये ओरिजिनल शेप में आ गया। तीसरी बार भी हम दूसरे बार से भी ज़्यादा फोर्स लगाया, और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, रिमूव कराया डिफॉर्मिंग फोर्स को, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इस तरह करते करते अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब डिफॉर्मिंग फोर्स यानी हटा देने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी, वो परमानेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम बोलेंगे कि उसके अंदर परमानेंट चेंज हो गया। अब ये नहीं बोलेंगे हम कि वो इलास्टिक में है। इलास्टिक का मतलब कि वह फोर्स जहां तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं और हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए तो बोलेंगे उसका इलास्टिक है। ये हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक जो लिमिट होता है हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वो जो हमारा होता है मैक्सिमम फोर्स, अधिक से अधिक हम कितना फोर्स लगाएं उस पर कि अगर वो फोर्स हटा दें तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, मार्कर सपोज दैट, ये तो बढ़ेगा नहीं बट फील करो, सपोज दैट कि मैंने फोर्स लगाया और इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। मान लीजिए हमने 11 का लगाया और रिमूव कराया फोर्स, तो अभी ओरिजिनल शेप में ना आए सपोज दैट, तो 11 क्या हो जाएगा, अब इस जो 10 जो होगा वो मैक्सिमम फोर्स है, अधिक से अधिक 10 लगा रहे हैं तो वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले रहा है। लेकिन 11 लगा रहे हैं या 10.5 लगा रहे हैं, 10.1 लगा रहे हैं तो ये रीगेन नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम कितना हो गया इसके लिए, 10 हो गया भाई। जब 10 पर रीगेन कर रहा है तो 9 लगाएंगे तो भी अपने 9 न्यूटन या 9 फोर्स लगाकर रिमूव कराएंगे तो भी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। 8 लगाएंगे, 8 लगाकर भी अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो भी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, क्योंकि 10 तो मैक्सिमम है ना। अब 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए जो इसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है कि 10, ये 10 है नहीं, ऐसा नहीं कि 10 ही होता। मैं अब फिल करने के बाद एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक ना, कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ लिमिट होता है कि किस लिमिट तक उस पर फोर्स लगाएंगे कि वो अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर ले, और उससे ज़्यादा फोर्स लगा लें तो वो नहीं आएगा। तो जो लिमिट होता है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक का मतलब कि इतना फोर्स लगाया जाए कि फोर्स हटाने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर ले। और ऐसा भी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट का सेम होता है, सबका अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कैसा ऑब्जेक्ट है। रबड़ का दूसरा होता है, स्टील का दूसरा होता है, सबका अलग अलग होता है। स्टील जो है ज़्यादा आपको जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करता है रबड़ की अपेक्षा, ठीक ना। तो स्टील जो होता है रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसीलिए जो स्प्रिंग होता है जनरली स्टील का बनाया जाता है, कापर का नहीं बनाया जाता है। क्योंकि स्टील जो होता है स्टील से अगर हम फोर्स हटाते हैं तो कापर के अपेक्षा वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को जल्दी रीगेन करता है स्टील। कापर का अगर हम बनाए, जितने भी आप देखे होंगे जितने भी स्प्रिंग होता है सब बनाया जाता है क्योंकि जो यंग मॉडुलस होता है स्प्रिंग का ज़्यादा होता है, किससे, कापर से। इसलिए जो स्टील का स्प्रिंग जो होता है वो स्ट्रेस तो कम होता है, उसमें खिंचाव कम आता है कापर के अपेक्षा। सेम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, अगर हम अगर कापर का एक स्प्रिंग ले लें और एक स्प्रिंग ले लें हम स्टील का, और स्टील और कापर दोनों स्प्रिंग का अगर सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इस स्टील का जो स्प्रिंग होगा उसमें स्ट्रेच लेसर होता है, कम होता है कापर के अपेक्षा, और इसीलिए स्टील जो होता है अपने ओरिजिनल शेप को जो है तेजी के साथ रीगेन करता है। कापर से अगर हटा देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो वो उतना तेजी के साथ रीगेन नहीं करता है, इसलिए जो स्प्रिंग होता है वो जनरली स्टील का ही बनाया जाता है, ठीक। तो ये मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का अपना कुछ लिमिट होता है कि वो कितना फोर्स लगाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम फोर्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मैक्सिमम स्ट्रेस कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच एन ऑब्जेक्ट या एन बॉडी
regain its original shape and size is called, आफ्टर रिमूवल लिख सकते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स is called elastic limit.